हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का दोबारा से मेरे चैनल सिमरन हिस्ट्री बाय सिमरन मतलानी पे। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कंटिन्यू हमारे एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। पिछली वीडियो में हमने इसी चैप्टर का पहला पार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पूरा पॉलिटिकल पार्टीज का इंट्रोडक्शन बताया था। इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज जो कि नेशनल पार्टीज हैं के। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में हम इतना जो पार्ट है पहले 2 पेजेस का, ये हम कर चुके हैं। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज से। तो आपका पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट वैसे तो यहाँ से शुरू होता है, बट पहले ये इंपॉर्टेंट बॉक्स समझ लेते हैं कि द नेशनल पार्टीज एंड द रीजनल पार्टीज। आपको मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था और आज फिर से बता रही हूँ। नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज दो अलग अलग रिकॉग्निशन होती है। ये रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करती है हर पॉलिटिकल पार्टी को। इलेक्शन कमीशन एक रूल्स देती है, कुछ सेट ऑफ रूल्स देती है, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देती है कि अगर आप इन शर्तों पर उतरते हो तो उससे डिसाइड होगा कि क्या आप एक नेशनल पार्टी बन सकते हो या क्या आप एक स्टेट रीजनल पार्टी बन सकते हो या नहीं। तो क्या है ये प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस जिनके बाद ही इलेक्शन कमीशन एक नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये दो रूल्स आपको दिए गए हैं, रूल ए प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन ए और कंडीशन बी, इनमें से कोई एक शर्त अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरा करती है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी माना जाएगा। क्या शर्तें हैं? हर शर्त में दो चीजें मांगी गई हैं। पहली शर्त है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी दिए गए वोट्स में से 6% वोट सिक्योर करती है और उसके 4 मेंबर्स लोकसभा में हैं, तो वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है। इसको रीड करते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वॉट वैलिड वोट्स। जितने भी वैलिड जायज वोट्स डाले गए हैं उनमें से 6% ये पार्टी सिक्योर करती है। कहाँ पे? 4 या उससे ज्यादा स्टेट्स में। ऐसा भी नहीं कि लोकसभा की इलेक्शन में आपकी पॉलिटिकल पार्टी उतरी और उन्होंने सिर्फ एक महाराष्ट्र स्टेट में 100 में से 6% सिक्योर किया, तो वो एक नेशनल पार्टी नहीं कहलाएगी। यस, आपने एक स्टेट में 6% सिक्योर तो कर लिया, बट 4 स्टेट्स में या 4 से ज्यादा स्टेट्स में नहीं किया, तो वो एक नेशनल पार्टी नहीं हो सकती। तो क्या करना है? 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 या उससे ज्यादा स्टेट्स। कौन सी इलेक्शन में? लोकसभा या स्टेट असेंबली। तो लोकसभा या विधानसभा की इलेक्शन में से किसी एक इलेक्शन में 4 स्टेट्स में 6%। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। पहली शर्त का, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्टी कहलाने के लिए जो कंडीशंस है उसकी। तो आपकी जो पहली शर्त है, शर्त ए, उसमें क्या क्या मांगा गया है? 4 स्टेट्स में से 6% वोट सिक्योर करने हैं, आइदर लोकसभा या फिर विधानसभा हाउस में से, और and minimum 4 members should be elected in Lok Sabha from any state or states in earlier elections। आगे और ये शर्त क्या है? देखो, ये तो एक ही शर्त हुई, ये ए का फर्स्ट पार्ट है। हर दोनों शर्तों का, ए और बी दोनों शर्तों के 2 पार्ट्स हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट। क्या हो गया पहला पार्ट? 4 स्टेट्स में 6% वोट्स, आइदर लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में। राज्यसभा या विधान परिषद की चुनाव में नहीं। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर में दो बॉडीज बैठती हैं, दो लेजिस्लेचर्स बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर बात हो रही है लोकसभा इलेक्शंस में 6% 4 स्टेट से सिक्योर करने की, या विधानसभा इलेक्शंस में 6% 4 स्टेट से सिक्योर करने की। और आगे क्या शर्त दी गई है कि 4 मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए। आपकी पार्टी जिसको रिकॉग्निशन चाहिए, आपकी पार्टी से 4 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में बैठने वाले। लोकसभा में आपको पता होगा, पिछले वीडियो में बताया था, 433 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया में। मतलब लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, मतलब 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। इनमें से 4 मेंबर्स इस पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो एक ही स्टेट से आए, चाहे 4 अलग अलग स्टेट से क्यों ना हो, आपके पास 4 मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में।
और आपके पास 6% होना चाहिए लोकसभा विधानसभा में, आइदर 4 स्टेट्स में से या 4 से ज्यादा स्टेट्स में। या फिर दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है जिससे आप एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हो? द कैंडिडेट्स ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स। मिनिमम 3 स्टेट्स में से पार्टी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाना चाहिए। मिनिमम 2% मतलब 2% क्या होता है, देखो 100 में से सिर्फ 2, हर 100 में से, यहाँ पे 543 है, तो हर 100 में से 2 मेंबर्स, आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर आपके पार्टी के कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं, और क्या है, आउट ऑफ टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी, और मिनिमम 3 स्टेट से। तो देखो यहाँ पर सीट कितनी है, 543 है। 543 का अगर आप लगाओ कि कितना होता है 2%, तो वो बैठेगा करीबन 10 सीट या 11 सीट के करीब। तो अगर 10 या 11 मेंबर्स, करीबन 10 या 11 मेंबर्स, या फिर 2% आपके कैंडिडेट्स लोकसभा में बैठते हैं मिनिमम 3 स्टेट से। तो ऐसा हो सकता है कि 2 मेंबर्स आपके बैठेंगे एक स्टेट से, 3 मेंबर बैठेंगे दूसरे स्टेट से, 5 मेंबर्स बैठेंगे तीसरे स्टेट से, और वो लोकसभा में इलेक्ट होते हैं क्या आपकी पार्टी से, तो यस आप एलिजिबल हो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एज अ नेशनल पार्टी। क्या, एज अ नेशनल पार्टी। अब आते हैं रीजनल पार्टी के क्राइटेरिया पे। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, अगर आपको रीजनल पार्टी का रिकॉग्निशन चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, सेम है कि अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% इन लोकसभा या फिर स्टेट इलेक्शन एंड मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी इन विधानसभा। अब देखो फर्क क्या है कि यहाँ पर क्या था, चार स्टेट्स में से 6% आपकी होनी चाहिए कि वो वैलिडिटी। यहाँ पे क्या है, 6% वैलिडिटी, लेकिन एक ही स्टेट से चलेगा, और 2 मेंबर्स विधानसभा में बैठे होंगे, स्टेट असेंबली में, विधान परिषद नहीं, क्योंकि हर स्टेट में विधान परिषद नहीं होता, लेकिन विधानसभा हर स्टेट के होते हैं के। ये आपको आगे कॉम्प्लेक्स लगेगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि विधानसभा विधान परिषद में क्या फर्क है, लोकसभा राज्यसभा में क्या फर्क है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, लोकसभा राज्यसभा वो जो होती है वो दिल्ली में बैठी गई हमारे देश की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और जो विधानसभा होती है वो हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है कि। तो क्या शर्त है कि 6% वैलिड वोट्स अर्लियर लोकसभा या स्टेट की असेंबली इलेक्शन में, और मिनिमम 2 मेंबर्स जो कि विधानसभा में बैठते हैं। क्या है, सेम क्राइटेरिया है, हर 100 में से 2 वोटर्स ने आपके लिए अगर वोट किया है, हर 100 में से 2 वोटर्स यानी 2% लोगों ने अगर आपके पार्टी के लिए पार्टी को वोट दिया है कि, तो यस आप क्वालिफाई हो सकते हो। और दूसरा पार्ट क्या है इस शर्त का, आपके 2 मेंबर्स होने चाहिए विधानसभा में, लोकसभा में नहीं, विधानसभा में। या फिर दूसरी शर्त क्या है कि, और दूसरी शर्त क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट्स आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा। मान लो विधानसभा में 100 सीटें हैं, शर्त बी पे आते हैं, दूसरी शर्त पे आते हैं। मान लो विधानसभा में 100 सीटें हैं, 100 में से 3% मतलब 3 सीटें, अगर 3 सीटें आपके कैंडिडेट्स सिक्योर कर लेते हैं, 3 सीट्स मिनिमम 3 सीट्स या फिर 3% सीट्स, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक रीजनल पार्टी हो जाएगी। सिंपल है, एक बार में आपको समझ में मुश्किल लगेगा, आप जाइएगा दोबारा ही इसको देखिएगा, आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा, बार बार सुन के समझ में आएगा। सो आप बार बार दूसरी बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं फिर से एक और अलग छोटा सा वीडियो बना के आपको यही बात दोबारा समझाने के लिए भी तैयार हूँ। आप तो मुझे बताइए, मुझसे कम्युनिकेट करिए, मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको कुछ नहीं समझ आता। लेट अस नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज। देखते हैं नेशनल पार्टीज से शुरू करके। स्टेट पार्टीज जैसे मैंने आपको कहा पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे, थर्ड पार्ट में देखेंगे। अभी नेशनल पार्टीज, तो पहली नेशनल पार्टी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में। अब अगर आपको पता हो, इंडिया आजाद ही 1947 में हुआ, लेकिन पहली पॉलिटिकल पार्टी जो बनी ना
वो बनी थी 1885 में। इसीलिए इसको इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी है। At the time of its establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. जब ये पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश हुई थी ना, तब कांग्रेस का सबसे बड़ा काम था, जो सबसे बड़ा मूवमेंट था ना, वो था देश की आजादी। Groups with different ideologies had come together in this nationalist movement. ये एक पूरे देश में चलने वाला एक मूवमेंट था कि हमें देश में आजादी चाहिए, अंग्रेजों से आजादी चाहिए। और सोसाइटी में रहने वाले अलग अलग विचारधाराओं के लोग इसका पार्ट बने थे, क्योंकि इनका मकसद एक था। मैंने आपको कहा आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही एजेंडा होता है, लेकिन अगर आपकी आइडियोलॉजी है कि हमें आजादी चाहिए, हमें हमारा देश आजाद चाहिए, स्वतंत्र चाहिए, तो आप चाहे कुछ भी मानते हो, अगर आपका मकसद एजेंडा सेम है, तो आप एक साथ आ सकते हो, अलग अलग ग्रुप्स मिल सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, चलो ये तो इंडिपेंडेंस के पहले की बात होती, कब से हो गई? 1885 जब वो स्टेब्लिश हुई। 1947 इस पीरियड में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा था, क्या सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था? देश को आजाद करना, नेशनलिस्ट मूवमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद द कांग्रेस emerged as the most dominant political party. पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था नेचर ऑफ इलेक्शंस, नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस में, कि कांग्रेस थी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, जिसका कोई ऑपोजिशन नहीं हुआ करता था, उनके सामने कोई भी इन्फ्लुएंशियल पार्टी नहीं हुआ करती थी। तो वही सेम बात यहाँ पे दोहराई गई है कि the party from the beginning follows the policy of secularism. सेक्युलरिज्म की पॉलिसी का मतलब है कि हम हमारे देश में हर धर्म को बराबर इज्जत देते हैं, और देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। कि ये आपको आपका टेक्स्ट बुक में ना प्रियम्बल दिखेगा सबसे शुरू में, उस प्रियम्बल को पढ़िएगा। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर मतलब हर देश, इस देश में रहने वाले हर धर्म के लोगों को बराबर अधिकार है अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का। तो ये उनकी पॉलिसी में था। दूसरा, उनकी पॉलिसी क्या फॉलो करते थे? पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब लोगों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, लोगों को खाना पानी मिलना चाहिए, दवाइयाँ मिलनी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, इन इकोनॉमी की तरक्की होनी चाहिए, सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए, इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी लाना। क्यों? माइनॉरिटीज को, जिनको एजुकेशन से, जिनको जॉब से परे रखा गया है, दूर रखा गया है, उनकी भलाई के लिए। एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शन, यही डिसएडवांटेज है ना, कि पढ़ने नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, हेल्थ का एक्सेस नहीं है, दवाइयों का एक्सेस नहीं है, तो उसके इसकी वजह से डिसएडवांटेज पे होते हैं कुछ लोग। तो उन लोगों की मदद करना, ओवरऑल डेवलपमेंट होना, सेक्युलरिज्म होना, ये सब पॉलिसीज हुआ करती थी कांग्रेस की। Accordingly, Congress has organized various programs to achieve those objectives. अब जब आपका कोई लक्ष्य होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप उसकी तरफ कुछ प्लान बनाते हो, कुछ तरह प्रोग्रेस करते हो, कुछ ना कुछ आप शुरुआत करते हो। अगर आपका समझो गोल है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने की करोगे, आगे 12th के बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करोगे, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देने की करोगे, आपको सीट मिलने की करोगे, एमबीबीएस करना है, आपको सीट चाहिए गवर्नमेंट के लिए, तो वो आप उसकी तैयारी करते हो, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, कुछ ना कुछ इनिशिएट करते हो, कि शुरू करते हो, ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव अटेन कर सको। वैसे ही कांग्रेस था, उनके साथ भी था कि हमारा भाई ये ऑब्जेक्टिव है, सेक्युलरिज्म चाहिए, हमको देश में तरक्की चाहिए, हमें देश में माइनॉरिटीज का भला करना है। तो उसके लिए बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत सारे कानून बनाए। द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी, जो आप पढ़ रहे हो दो चैप्टर से, लोक सत्ता। सोशल इक्वालिटी, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था सोशल इक्वालिटी क्या होती है। सामाजिक बराबरी, समाज में हर इंसान को बराबर मौका मिलेगा पढ़ने का और नौकरी करने का। और इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति, समझौते करना, इंटरनेशनल पीस पे रहना, अपने नेबरहुड के साथ पीसफुली रहना, नेबरहुड कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशन हो, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हो, हमारे देश के अमेरिका से और रशिया से और चाइना से, हर देश से, यूरोप के देशों से,
या इवन अफ्रीका के देशों से हमारे देश के रिश्ते ना बहुत डिप्लोमेटिक रहे हैं, कि बहुत ही संभाल के हमारे देश ने इंटरनेशनल पॉलिसी में पैर रखा है। खैर, अभी आपको ये समझने की इतना जरूरत नहीं है इन डिटेल, बट अल्टीमेटली यही है पार्टी के बारे में। अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें से आपसे कुछ पूछा जा सकता है ना, तो ये है कि पार्टी स्टैब्लिश कब हुई? 1885 में। क्या था पहला उनका काम, क्या था मूवमेंट था? वर्किंग फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, नेशनल इंडिपेंडेंस के बारे में। और इंडिपेंडेंस के बाद उनका क्या था? सबसे बड़ी, सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थे। फिर आते हैं दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। This party, based on the communist ideology, was established in 1925. Again, 1947 से पहले। It is an old party in India. इंडिया की बहुत ही पुरानी। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? 2025 में चल रहे हैं कि, और ये 1925 में, तो 100 साल पुरानी तो ये भी पार्टी है। दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स। तो ये आपको याद रखना है कि कम्युनिस्ट पार्टी होती है ना, देखो कम्युनिज्म का मतलब यही होता है कि जो वर्कर क्लास है, लेबर क्लास है, पेजेंट्स हैं, उनकी मदद हो, उनका उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनको कैपिटलिज्म से बचाना। कैपिटलिज्म क्योंकि क्या कहता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एक बिजनेस होता है जिसको पैसे कमाने का चांस मिलना चाहिए, कि लेबर से ज्यादा उनको लेना देना कुछ नहीं होता। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या कहना है? देखो इसका साइंबल ही आप देखोगे ना, इनका चिन्ह देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे फसल है और यहाँ पे ये कटाई के लिए यहाँ पे ये हथियार है, औजार है। कि तो किस, क्या क्या दर्शाता है कि अगर कोई फार्मर कोई गांव में वोट डालने जाएगा, तो उसको ये दिखेगा कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह ही खेत और उसका ये कटाई के है इंस्ट्रूमेंट है। कि तो ये पार्टी मतलब हमारे लिए काम करती होगी। मैंने आपको इसीलिए समझाया था कि साइंबल जो होता है ना पार्टी का, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। कि चाहे आपको ये नहीं पता हो कि कम्युनिस्ट क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, लेकिन आप ये पार्टी का चिन्ह तो समझ सकते हो, ये पार्टी के चिन्ह को तो आप पहचान सकते हो। कि फिर इनका काम वही है, लेबरर्स वर्कर्स का अपलिफ्टमेंट। अपोज करना किसको? कैपिटलिज्म को। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक कम्युनिस्ट होती है। कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि भाई बिजनेस लगाने का हक है, मोनोपोली किसी एक प्रोडक्ट की नहीं होनी चाहिए, बिजनेस को पैसा कमाने आना चाहिए, उनका प्राइमरी काम ही होता है पैसा कमाना। कैपिटलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेसेस पैसा कमाए। कम्युनिज्म हालांकि ये कहती है कि ज्यादा जो है पब्लिक का भला हो, लेबरर्स का भला हो, उन्हें उनके हक का जो सैलरी बनता है, जो वेज बनता है, वो उन्हें मिलना चाहिए। उनको उनके सोशल राइट्स, उनके सारे राइट्स जो है, सिविल राइट्स जो है, मिलने चाहिए। The party leadership developed differences in 1960s over the issue of whether the Communist Party of India should accept the leadership of Communist China और of सोवियत यूनियन। देखो कम्युनिज्म की शुरुआत अगर आप देखोगे ना, तो शुरुआत कह सकते हैं रशिया में कार्ल मार्क्स के मार्क्सिज्म से हुई थी। लेकिन ये आइडियोलॉजी रशिया से निकलकर चाइना में भी डेवलप हुई थी। तो रशिया, सोवियत यूनियन जिसको पहले कहा जाता था, 1990 से पहले रशिया को सोवियत यूनियन कहते थे। और वही सोवियत यूनियन से आइडियोलॉजी निकलकर चाइना में आई। जहां रशिया में, जहां सोवियत यूनियन में इस आइडियोलॉजी को मार्क्सिज्म कहते थे ना, वही आइडियोलॉजी चाइना में कम्युनिज्म बनी। तो 1960s में डिफरेंस क्यों बनने लगा कि चाइना ना ओरिजिनल जो मार्क्सिस्ट तरीके हुआ करते थे ना, उससे थोड़े कुछ चीजें अलग करते थे। कि तो एक डिफरेंस बन गया, कम्युनिज्म जो रशिया में है, कम्युनिज्म जो चाइना में है। तो इनका इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में थी ना, इन्होंने 1960s में इनके लोगों के बीच में ही इशू हो गया कि हम किसकी लीडरशिप को माने। ज्यादा क्या कह सकते हो, ज्यादा ओरिजिनल कौन है, ज्यादा सही कौन है, कि रशिया का कम्युनिज्म कि सोवियत यूनियन, चाइना का कम्युनिज्म। तो इसके चलते पार्टी में स्प्लिट हुआ मतलब पार्टी टूट गई दो हिस्सों में। एंड अ सेपरेट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्सिस्ट ब्रैकेट में कहा जाता है, 1964 में स्टैब्लिश हुई। तो 25 में हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और फिर जो पार्टी, जो लोग मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या सोवियत यूनियन साइड के कम्युनिज्म के फेवर में थे ना, उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होके, सीपीआई से अलग होके, सीपीआईएम या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बना दी 1964 में।
फिर आती है हमारी तीसरी पार्टी जो आज हमारी रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। एक इंपॉर्टेंट पार्टी है नेशनल लेवल पे, भारतीय जन संघ वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1951। ये एक पार्टी है जो इंडिपेंडेंस के बाद स्टैब्लिश हुई। कब? भारतीय जन संघ नाम था, BJS, भारतीय जन संघ। दिस पार्टी मर्ज्ड विथ जनता पार्टी। 51 में ये एक अलग पार्टी थी, भारतीय जन संघ, और वहीं पे एक दूसरी पार्टी थी, जनता पार्टी। इन दोनों पार्टीज ने मर्ज कर लिया, एक दूसरे में मिल गए, एक ही पार्टी बना दी दोनों ने मिलके, and that established in 1977. The Janata Party could not survive. There was a split in the party, and Bharatiya Jan Sangh, the component party of Janata Party, established a new party in 1980, Bharatiya Janata Party. पहले इन्होंने जनता पार्टी के साथ मर्ज कर लिया, फिर इन दोनों में नहीं बनी, ये जनता पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाई, इसलिए फिर से पार्टी स्प्लिट हो गई और भारतीय जन संघ ने दोबारा अपने आप को कैसे स्टैब्लिश किया? भारतीय जनता पार्टी के तौर पे। कब? 1980 में। देखो ये आज की हमारी रूलिंग पार्टी है कि, और बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करो तो दो फैक्चुअल डिटेल्स बनते हैं। 1885 स्टैब्लिश हुई, इंडिपेंडेंस का काम सबसे इंपॉर्टेंट इनका मूवमेंट था, इंडिपेंडेंस दिलानी है। इंडिपेंडेंट होने के बाद, देश आजाद होने के बाद सबसे प्रोमिनेंट, सबसे डोमिनेंट पार्टी थी। अगर सीपीआई की बात करो तो 1925 में डेवलप हुई, स्प्लिट हुई 64 में। लेकिन सबसे ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें बीजेपी के लिए देखने को मिलती है। 51 में स्टैब्लिश होती है, फिर 77 में जनता पार्टी से मिक्स होती है, फिर जनता पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाती तो उनका स्प्लिट हो जाता है, और फिर भारतीय जन संघ जो है दोबारा कैसे स्टैब्लिश होती है 80 में भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। अब देखो मैंने आपको कांग्रेस के एजेंडा बताया, उनके ऑब्जेक्टिव्स बताया कि उनको सिक्युलरिज्म फॉलो करते थे, ऑलराउंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल पीस, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी, ये उनके आइडियोलॉजी थी और उनकी एजेंडा थे। बीजेपी की आइडियोलॉजी और एजेंडा क्या है? पार्टी किस चीज के लिए खड़ी होती है, किस चीज के लिए? प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। पार्टी का सबसे बड़ा स्टैंड, सबसे बड़ी आइडियोलॉजी यही है कि हमें हमारे देश की संस्कृति और देश की प्रथाओं को प्रोटेक्ट करना है, संजोना है, बचाना है। कि द पार्टी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इनका इंपॉर्टेंस कहाँ पे, इन्फोसिस कहाँ पे है कि भाई हमारा जो इकोनॉमी है ना, इसमें बदलाव की जरूरत है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो अगर आपको पता हो, अगर आपको ध्यान में हो, तो इनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आप कह सकते हो आया था 2017 में, जीएसटी, एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अभी अभी जीएसटी 2.0 भी अनाउंस हुआ है, जो कि आई थिंक कल से लागू हुआ है। खैर इतना आपको डिटेल में पॉलिसीज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है कि किसने क्या किया, बस इतना पता होना चाहिए कि कब स्टैब्लिश हुई, स्प्लिट हुआ या नहीं हुआ, और आइडियोलॉजी क्या थी। हर पार्टी का आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। फिर आती है हमारी फोर्थ पार्टी जो कि स्प्लिट हुई थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी से, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम मार्क्सिस्ट। This party proclaims socialism, secularism and democracy. Socialism, secularism मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इनमें ही इनका भरोसा है, यही इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इसी आइडियोलॉजी पर ये पार्टी चलती है कि भाई देश में सेक्युलरिज्म होना चाहिए, लोक सत्ता होनी चाहिए। सोशलिज्म यानी कम्युनिज्म का दूसरा वर्ड है सोशलिज्म, ये भी होना चाहिए। पार्टी क्या ओपोज करती है? इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है? जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, दूसरे देश की जिसपे आपको हक भी नहीं है, उस देश को आप कैप्चर करते हो, वहां की पॉलिटिकल पावर कैप्चर करते हो, के एक्सपांशन है आप लोगों का एशिया में, अफ्रीका में, वो उसके अगेंस्ट थी। कौन सी? सीपीआईएम। पार्टी की पॉलिसी इज टू प्रोटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स। वर्कर्स हैं, लेबरर्स है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हो गए, खेतों में काम करने वाले फार्मर्स हो गए, और जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे लेबरर्स, ऐसे मजदूर, इनकी अपलिफ्टमेंट, इनकी जो इंटरेस्ट है, जैसे कि इनके इंटरेस्ट जैसे कि इनको भी हक है ये अपने बच्चों को पढ़ाएं, इनको भी हक है अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज का, इनका भी हक है कि अच्छी जॉब्स पाने का, इनका भी हक है अपने आप को थोड़ा बढ़ाने का।
लाइक अभी हम अगर हम सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास है तो एक दिन हमें बहुत अमीर बनना है। आप भी सोचते होगे कि हमें बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंचना है, बहुत अमीर बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कुछ लाइफ में अचीव करना है। कि तो हम क्या सोचते हैं, हम बड़े होने का सोचते हैं कि वही इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है कि भाई हमारे हित में है कि ये चीज कि हम ये हासिल करें, हमारे पास कुछ अच्छी नौकरी हो ताकि हम अपने घर के हालात सुधार सकें, हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा हो तो हम थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर सकें। तो वही होता है इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। फिर आती है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सेम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। इन 1984 द पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड। कब एस्टेब्लिश हुई? 1984। चलो ये तो समझ में आया होगा। बहुजन समाज पार्टी ये भी नेशनलिस्ट पार्टी है, अगेन इसी लिस्ट में है। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बिलीव करती है, 1984 पे स्टेब्लिश हुई। विद द ऑब्जेक्टिव, क्या एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मुद्दे क्या है इनके? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी शेड्यूल्ड कास्ट। द मेजॉरिटी, एक मिनट। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या होती है? जो जिनकी संख्या ज्यादा हो। मेजॉरिटी बेसिकली सिंपल टर्म है, न्यूमेरिकल वाइज। अगर 100 में से मान लो 51 लोग, मान लो मिडिल क्लास है या फिर औरतें हैं, तो मेजॉरिटी बोलेंगे। 100 में से 51 लोग मिडिल क्लास हैं तो ये कहेंगे कि मिडिल क्लास की मेजॉरिटी है। या फिर अगर 100 में से 51 लोग औरतें हैं तो हम कहेंगे कि भाई औरतों की मेजॉरिटी है यहाँ पर। इनका क्या था कहना कि हम हमारी बहुजन समाज पार्टी मेजॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। अभी मैंने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना तो मैंने आपको समझाया यहीं पे अभी अभी, फार्मर्स लेबरर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। तो ये कहती है कि हम मेजॉरिटी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। अब इन्होंने आगे क्या कहा है कि भाई SC ST और रिलीजियस माइनॉरिटीज और अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास OBC, ये सब मिला करके मेजॉरिटी बनते हैं। अब इन्होंने मेजोरिटी कैसे निकाली है कि इन्होंने क्या कहा, देखो चाहे 100 में से 51 लोग जनरल कैटेगरी के हों, बाकी तो 49 या तो SC है या फिर ST है या फिर OBC है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, मिला दो तो ये 49 लोग भी तो एक मेजोरिटी बनाते हैं। ये एक मेजोरिटी बनाते हैं जनरल क्लास के, ये जनरल कास्ट के, जनरल रिजर्वेशन के। तो ये 49 भी तो एक अलग मेजोरिटी हो गई ना। तो इनका कहना है कि ये भी मेजोरिटी बनाते हैं। हमें इन्हीं के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, किनके? जो कि स्केड्यूल्ड कास्ट के आते हैं, जो कि स्केड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, जिनकी कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज, जैसे कि एक रिलीजियस माइनॉरिटी कह सकते हो बुद्धिस्ट है कि हमारे देश में। फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC और ST के अलावा भी बहुत सारे क्लासेस हैं इनके, क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत एलोबरेट है कि द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ मेजॉरिटी। ये पार्टी क्या चाहती है ना कि इस मेजॉरिटी को, जिनको ये लोग मेजॉरिटी कह रहे हैं यहाँ पे, इन मेजॉरिटी के पास पावर होनी चाहिए। और होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए? जब आपके पास पावर होगी तो आप अपने ही लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनोगे, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए एक कह सकते हो हल बना पाओगे। अगर आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई सरकार में आपकी बात चलेगी नहीं, तो आप अपने लोगों का भला कैसे करोगे? उसके लिए आपको पावर तो होनी चाहिए। आप यहाँ से बैठ के लिखोगे कि भाई आज से ये रूल है कि देश में ऐसा होगा, तो हो थोड़ी ना जाएगा। आप स्टूडेंट हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पावर में आना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट में आपको हासिल करनी पड़ेगी जगह। फिर आती है हमारी सिक्स्थ पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इन 1979 देयर वाज अ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज वाज स्टैब्लिश्ड। तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, उसके स्प्लिट से बनी थी। 1999 में स्प्लिट हुआ था। तो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से बन गई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये स्प्लिट था, चेंज नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी
ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट अलग पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलग है, ये स्प्लिट हुई है कांग्रेस से ही। तो इनकी अगर आप साइंबल देखो तो कांग्रेस का साइंबल ये है, हाथ का साइंबल है के। और अगर आप नेशनलिस्ट कांग्रेस का देखो तो ये घड़ी है के। तो इससे आपको समझ में आएगा डिफरेंस। स्प्लिट होने के बाद 1999 में ये एक अलग पार्टी बनी जिसका एक अलग चिन्ह, अलग साइंबल था। पार्टी की वैल्यूज क्या है? सेम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, बराबर, सेक्युलरिज्म। देखो, कल ही मैंने आपको बताया था कि वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजीज है ना, जो उनकी विचारधारा होती है ना, वो अलग अलग होती है। पर आज आधुनिक काल में, मॉडर्न टाइम्स में ना, ये जो डिफरेंस है आइडियोलॉजीज का ना, बहुत ही धुंधला हो गया है। क्योंकि लोक सत्ता, डेमोक्रेसी, बराबरी, सेक्युलरिज्म, ये इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब ना हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी बन गई है। हाँ, कुछ है जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे आप अगर देख लो, बीजेपी की आइडियोलॉजी में आता है कि वो संस्कृति बचाने का उनका फोकस रहता है। कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी देख लो तो उन्हें उनका प्रेफरेंस से क्या कहते हैं, रिजर्व कम्युनिटी की तरफ है। कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी का देखो तो उनका प्रोटेक्शन, जो इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, वो आता है फार्मर्स, लेबरर्स वगैरह का। तो ये थोड़ा बहुत है, बाकी ये बेसिक है कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म में हर पार्टी मानती है। कि द पार्टी वाज इन पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1999 टू 2024। तो रीजनल पार्टी तो है, उसी के साथ उनका स्टेट में भी सरकार बनाते हैं। कि तो स्टेट में करीबन 15 साल के लिए इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी महाराष्ट्र में, 1999 से 2014 तक, इन कोएलिशन विद कांग्रेस पार्टी। अच्छा, इनका स्प्लिट तो भले कांग्रेस पार्टी से हुआ है, पर इन्होंने कोएलिशन में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही महाराष्ट्र में ये सरकार 15 साल चलाई थी। Nationalist Congress Party for a long period was also a part of coalition government led by Congress at center from 2004 to 2024 2014, of course 2014। कभी कभी इतने साल आते हैं ना आगे की, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2004 की बात चल रही है, 14 की चल रही है, कि 24 की चल रही है। चलो कोई नहीं। देखो, इन्होंने महाराष्ट्र में तो 15 साल सरकार चलाई। सेंटर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वहां पर भी इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलके, जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने 15 साल सरकार चलाई ना, वैसे ही 10 साल के लिए इन्होंने सेंटर पे भी इन्होंने कांग्रेस के साथ कोएलिशन किया था। तो मैंने आपको कल कोएलिशन के बारे में बताया था। एक, दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलके जब एक सरकार बनाती हैं तो उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कि जब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिले तो। फिर आती है हमारी तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी was established in 1998. Election Commission gave the party recognition as national party in 2016. तो 2016 मतलब अभी 9 साल पहले, हार्डली 9 या 10 साल हुए हैं कह सकते हो, तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिले। तो रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले शुरू शुरू में ही बता दिया। तो 2016 में इस पार्टी को ये रिकॉग्निशन मिला। इससे पहले ये नेशनल पार्टी नहीं थी, अब ये नेशनल पार्टी है। क्या सपोर्ट करती है? अगेन, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक टेबल बना दो अपने नोटबुक में, ऊपर नाम लिखो, ये पार्टी का नाम है, नीचे एक तरफ लिखो पार्टी का नाम, एक तरफ लिखो ईयर, और सब कुछ डिटेल्स लिखते जाओ टेबल बना के। एक ऐसा टेबल बना सकते हो आप लोग। मैं एक एग्जांपल के लिए देती हूँ। यहाँ पे आप पार्टीज के नाम लिखो, और यहाँ पे आप लिखो ये ईयर, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कि इनके मेन अचीवमेंट्स क्या है, कि ये आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे कांग्रेस स्टैब्लिश हुई 1885 में स्टैब्लिश हुई, तृणमूल कांग्रेस 1998 में स्टैब्लिश हुई। के ऐसे आप एक टेबल बना दोगे। क्या है ना, एग्जाम में आपको याद करना बहुत इजी होगा। फटाफट फटाफट रिवीजन करने के लिए ना ऐसे छोटे छोटे आप लोग चिट्स बना सकते हो। चिट्स बना सकते हो, लेके एग्जाम पे मत जाना सिर्फ पढ़ के जाना। के ये मत कहना कि यार सिमरन मैम ने कहा था चिट्स बना सकते हो। चिट्स बनाओ, पढ़ने के लिए बनाओ। एक रात पहले बैठ के अगर पढ़ना हो तो उसके लिए बनाओ, एग्जाम में लेके जाने के लिए मत बनाओ मेहरबानी करके। Okay. Number of seats secured by national parties in Lok Sabha election of 2009 and 2014. 2009 और 2014, देखो 5 साल का डिफरेंस है। मैंने आपको कहा लोकसभा इलेक्शन हर 5 साल होती है। तो कौन सी पार्टी ने कितनी सीट सिक्योर की?
अभी टोटल सीट कितनी थी? 543। उनमें से कौन सी पार्टी ने कितनी सीट सिक्योर की? 2009 में कितनी की, 2014 में कितनी की? अभी ये क्यों ये दो ही साल की डिटेल्स क्यों दी गई हैं? देखो डिफरेंस में अभी समझ में आएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2009 में 206 सीट सिक्योर की थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसी साल 116 सीट सिक्योर की थी। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ। जो कांग्रेस ने सिक्योर की थी ना, उसकी ऑलमोस्ट हाफ। लेकिन वही 2014 में यही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ 44 सीट सिक्योर की और यहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट सिक्योर की। देख लो डिफरेंस क्या हुआ, कितना बड़ा डिफरेंस था ये। उसके अलावा बाकी पार्टीज के भी दिए गए हैं। 2014 का बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है, 2009 में कितने सीट्स किए। फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिनके साथ इन्होंने कोएलिशन किया था, उन्होंने 9 सीट सिक्योर की। तो ये कोएलिशन में इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। कोएलिशन में भला क्यों बनाई? कांग्रेस ने तो 206 सीट सिक्योर कर ली थी, फिर इन्होंने कोएलिशन में सरकार क्यों बनाई? के इसकी वजह क्या है कि ये 206 सीट्स है ना, वो मेजोरिटी नहीं बनाते हैं। कि अभी मेजोरिटी कैसे होगा? देखो 543 लोकसभा की सीट्स हैं, उनमें से अगर आपको मेजोरिटी चाहिए तो आपको 272 या 273 करीब करीब इतनी सीट सिक्योर करनी होंगी। पर कांग्रेस ने कितनी की थी? सिर्फ 206। तो ये 206 को 273 तक लेके जाने के लिए इन्होंने दूसरी पार्टी के साथ कोएलिशन किया। तो इन्होंने मान लो ये कोएलिशन बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 4 सीट, नेशनलिस्ट कांग्रेस 9 सीट, बहुजन पार्टी 21 सीट। मान लो इन सबको प्लस किया तो ये हो गया, क्या कहते हैं, मेजोरिटी क्रॉस हो गया। ये क्या हो गया? मेजोरिटी तो क्रॉस हो गया, ये क्या हो गया? चलो अच्छा, पर अगर आप देखो यहीं पे बीजेपी है जिन्होंने 2014 में 282 सीट सिक्योर की, तो इन्होंने अकेले ही मेजोरिटी सिक्योर कर ली, तो इनको कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास अकेले सफिशिएंट सीट्स नहीं थी। फिर आता है आगे, ये सब आपके आई थिंक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह लगते हैं। कि रीजनल पार्टीज का शुरू करने से पहले देखते हैं और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई हैं। You must be reading different news in newspapers. Through these news items, we get information about various parties existing in different states of India. देखो न्यूज़पेपर में आता रहता है, हर 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 रोज न्यूज़पेपर में छपता है, हर रोज हमारे न्यूज चैनल्स पे चलता है। किसी किसी ना किसी स्टेट की, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी ना किसी लीडर की न्यूज आती रहती है आए दिन। तो आपसे क्या पूछा गया है? डू दीज पार्टीज फंक्शन ओनली एट स्टेट लेवल? अब आपको कुछ पार्टीज का नाम आता है सामने, तो क्या लगता है वो पार्टी सिर्फ इसी स्टेट में एक्टिव है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी सरकार आपकी स्टेट में है, चलती है, जिन्होंने आपके स्टेट में सरकार बनाई है, के तो क्या वो बस आप ही के स्टेट पे एक्टिव हैं या सिर्फ स्टेट लेवल पर ही एक्टिव है? क्या वो किसी और स्टेट में है? क्या वो 4 स्टेट्स में मेजोरिटी उनके पास है? क्या 4 स्टेट्स में उन्होंने 6% सिक्योर किया है? क्या हो सकता है वो रीजनल पार्टी हो, या हो सकता है वो अप्लाई करते हो अभी भी? क्या लगता है? तो state leaders are influential at national level, while some have influence only at state level. Why is it so? कुछ लीडर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी स्टेट में बहुत मशहूर होते हैं, और कुछ होते हैं जो पूरे देश में मशहूर होते हैं। कि ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसीलिए ही है क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरे स्टेट में मशहूर है या पूरे देश में मशहूर है, इस पे डिपेंड करता है। अब हमारी कांग्रेस है, बीजेपी है, तृणमूल कांग्रेस है, उनके लीडर्स को आप पहचानते हो क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। लेकिन अगर आप बोलो महाराष्ट्र की हमारी रीजनल पार्टी से, कि जैसे शिवसेना है, कि उनके लीडर्स को सिर्फ महाराष्ट्र में या उन स्टेट्स में पहचाना जाता है जहाँ पे वो एक्टिव हैं। कि बहुत, अगर आप बाहर जाके देखोगे, कहीं दूर जाके देखोगे किसी और स्टेट में, वहां पे शायद इतना लोग नहीं पहचानेंगे आपके स्टेट के लीडर्स को। इसीलिए नहीं पहचानते क्योंकि वो पार्टी नेशनल है कि रीजनल है, इस वजह से। With the help of such questions, we try to get information about various regional parties in India. अब देखो, जब
ऐसा सवाल आता है आपको, आपके महाराष्ट्र के फेमस लीडर्स तो पता है कि कौन हमारे महाराष्ट्र में एक्टिव पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन आपको अगर मैं पूछूं झारखंड में कौन लीड करते हैं, अगर मैं आपको पूछूं छत्तीसगढ़ में कौन लीड कर रहे हैं, अगर मैं आपको पूछूं मेघालय में कौन है कि स्टेट पार्टी कौन सी है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी आपको इस स्टेट में देखने नहीं मिल रही है। उनकी पॉपुलैरिटी उसी स्टेट में है जहां पे वो है, जहां की वो पार्टी है। वी विल स्टडी सम ऑफ द रीजनल पार्टीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये हम अगले वीडियो में करेंगे शुरू। सो इन इंडिया वी फाइंड पीपल हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड हैविंग डिफरेंट ट्रेडिशन एंड कल्चर। देखो इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ, फिर से आपको मैं दोबारा थोड़ा सा अगले वीडियो में दे दूंगी इंट्रोडक्शन, कोई बात नहीं। बट देखो हर स्टेट में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। पूरे इंडिया में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने कल्चर हैं, इतने ट्रेडिशन हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हर अलग अलग देश के कोनों में अलग अलग भाषाएं चल रही हैं। वी सी डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, एमपी हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हर स्टेट में एक अलग लैंग्वेज बोली जा रही है। You have already studied different geographical regions in Maharashtra. In Maharashtra, there exists geographical and cultural diversity. Geographical diversity भी है और cultural diversity भी है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, बहुत वैरायटी। और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पे हमको बीचेस भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमको पहाड़ भी देखने मिलते हैं, हमें घाट भी देखने मिलते हैं, जंगल भी देखने मिलते हैं। जियोग्राफी में फर्क है पूरे महाराष्ट्र में। ऐसा तो नहीं है कि पूरा महाराष्ट्र एकदम सीधा प्लेन प्लेट्यू हो, यहाँ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हो महाराष्ट्र में, ऐसा तो नहीं है। और कल्चरल डाइवर्सिटी तो है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कि महाराष्ट्र एमपी से अलग है, महाराष्ट्र कर्नाटका से भी अलग है, एमपी जो है वो कर्नाटका से अलग होगा, कर्नाटका एमपी से अलग होगा। हर स्टेट एक दूसरे से अलग है। द फीलिंग ऑफ एफिनिटी developed about our language and region gradually turned into the identity consciousness and finally gave rise to regionalism. People start thinking primarily about their interest and development of their own region. देखो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स जो है 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद हमारे सरकार के ऊपर एक लोड था कि अब हमारे स्टेट्स को हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, क्या बेसिस पर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो डिसाइड हुआ कि हम लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जिस जगह पर जो भाषा बोली जाती है ना, उस एरिया को मार्क कर देंगे, एक स्टेट बना देंगे। तो उस हिसाब से महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, कर्नाटका बना, फिर तमिलनाडु केरला हुआ। ये सब लैंग्वेज बेसिस में इन्होंने डिफरेंसेस बने। तो इसके चलते ना एक रीजनलिज्म नाम का, कह सकते हो, रीजनलिज्म डेवलप हुआ। अब रीजनलिज्म में क्या होता है ना, लोग अपने रीजनल इंटरेस्ट को, अपने रीजन की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। एज अ महाराष्ट्रियन मैं और आप भी यही सोचते हैं कि महाराष्ट्र की तरक्की हो, और ये ठीक भी है, होना चाहिए। नेशनलिस्ट फीलिंग भी होती है कि जब आप देश से बाहर जाओ तो आपको लगता है कि भाई मेरा देश सबसे अच्छा है, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हो किसी और के सामने, जब आप किसी फॉरेनर के सामने खड़े होते हो। लेकिन वैसे अगर आप देखो महाराष्ट्र से अगर आप बाहर जाओ तो आप महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हो के। सो दे स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, हमें अपने लैंग्वेज पे प्राउड फील होता है, हमें अपने लिटरेचर पे प्राउड फील होता है, हमें हमारे इतिहास पे प्राउड है, हमें हमारी एजुकेशन, हमारी संस्कृति पे गर्व है। कि एंड दिस गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। इससे एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी बनाई कि हम लोग मराठी स्पीकिंग लोग हैं। Regional identity develops from the consciousness about the development of region and the feeling that people belonging to the region should have claim over resources and employment opportunity. देखो इसको तोड़ के समझो। Regional identity develops from the consciousness about the development of region. अब ये रीजनलिज्म की जो सोच हमारे अंदर डेवलप होती है, वो कैसे डेवलप होती है कि भाई हमारे रीजन की तरक्की होनी चाहिए। ये हमारे दिमाग में कॉन्शियसली होता है कि भाई मेरे शहर की, मेरे स्टेट की तरक्की होनी चाहिए। और ये फीलिंग कि भाई हमारे रीजन में, हमारे स्टेट में जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं, जो नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज हैं,
जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे लिए होनी चाहिए। वो फीलिंग होती है कि क्लेम होता है कि हमारा उन पे क्लेम है। When linguistic, regional, cultural, and other identities get connected, regional consciousness emerges as a stronger feeling. जब हम ज्यादा फोकस इस बात पे करते हैं कि हमारी रीजनल आइडेंटिटी क्या है, हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी क्या है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, हमारी लैंग्वेज ऐसी है, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, इस लैंड से बिलोंग करते हैं, तो हाँ वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के तौर पे रीजनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के तौर पे एमर्ज होता है। Sometimes it gives rise to independent political parties और pressure groups और movements। इसके चलते ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप्स या मूवमेंट्स शुरू होते हैं कि all such developments aim at the protection of interest of region। देखो, एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी डेवलप होती है इसी वजह से, इस फीलिंग की वजह से कि हमारा रीजन जो है ना वो डेवलप होना चाहिए, उसकी तरक्की होनी चाहिए। इसी के चलते ये पॉलिटिकल पार्टी डेवलप होती है और उसका मकसद भी वही बन जाता है कि भाई हमारे रीजन में जो लोग रहते हैं ना उनके हितों की सुरक्षा हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको पहले जॉब प्रोवाइड करना, उन्हें पहले रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, ये शुरू होता है कि तो इसी के साथ शुरू होता है रीजनल पार्टीज, जो कि ग्रुप्स होती हैं रीजन्स में, हैव अ प्राउड फीलिंग अबाउट देयर डिफरेंट आइडेंटिटी। अब महाराष्ट्र एक अलग आइडेंटिटी है, गुजराती एक अलग अलग आइडेंटिटी है, राजस्थानी अलग है, of their region who compete to get political power with the objective of regional development। अब देखो, नेशनल पार्टीज जो कि compete करती है ना एक दूसरे से, तो उनका मकसद होता है कि हम पावर हमें मिले तो हम इंडिया की गवर्नमेंट चलाएंगे, इंडिया को एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन रीजनल पार्टीज जब compete करती है ना तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे रीजन की तरक्की हो, हमारे एरिया की, हमारे स्टेट की तरक्की हो। द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन। अब रीजनल पार्टी, मैंने जैसे आपको कहा, उनका इन्फ्लुएंस एक ही स्टेट पे होता है। ये रिकॉग्निशन में भी हमने देखा कि भाई अगर आपके स्टेट में 6% है, वैलिड वोट्स में से 6% आपको मिले हैं तो आप एक रीजनल पार्टी हो। लेकिन सिर्फ उस एक स्टेट में हो तो नहीं होता है। लेकिन नेशनल पार्टी जो होती है वो मल्टीपल स्टेट्स में रिकॉग्निशन हासिल करती है कि इसलिए नेशनल कहलाती है। Though they play, though they play a significant role at regional level, they influence national politics as well। चाहे वो अपना काम, अपना फंक्शनिंग स्टेट पे करते हो, चाहे एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने स्टेट में सरकार स्टैब्लिश करती है अपने स्टेट की तरक्की के लिए, पर उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव देश की राजनीति पे भी पड़ता है। तो चलो इसी पे रुकते हैं कि या आगे इस पे पूरा कर दूं। चलो ठीक है, अगले वीडियो में करते हैं शुरू। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में, बाकी ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, नहीं तो अभी शुरू करेंगी तो मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी ये 50 मिनट्स के क्लोज है कि। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।